मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति मेटा, एसोसिएट प्रोफेसर एसजीजी गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। ऑक्सीकरण अपचयन का अपना चैप्टर चल रहा था। वीडियो नंबर 22 इसमें लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर ऑक्सीकरण अपचयन वाला ख़त्म हो जाएगा। इसमें अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन का जैविक प्रारूप, यानी कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें अपन जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जो पीएच और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनके कॉम्बिनेशन के कारण जो जल होता है, उस जल में किस प्रकार से पैराबॉक्स डायग्राम बनता है, किस तरह से पॉरबॉक्स डायग्राम की मतलब उसमें चेंजेस होते हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। अब कुछ जैविक क्रियाएं जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, सांस लेना, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं सारी। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है इसमें। जैसे मटर है, दाल के पौधे हैं जिनकी जड़ों में जीवाणु से भरी हुई गांठें होती है। जीवाणु से भरी क्या होती है? राइजोबियम होता है। रखा है अपन ने, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर होती हैं। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण भी एक जटिल अभिक्रिया है जिसके अंदर नाइट्रोजन का अपचयन होता है 0 से लेकर के -3 ऑक्सीडेशन अवस्था में। यहाँ पर क्या हो गया? अपचयन हो गया। इसी तरह सभी जितने भी जैविक निकाय हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, इसमें हमें विभव ई तथा अम्लीयता पीएच दोनों का एक साथ ध्यान रखना होता है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपन उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि पॉरबॉक्स डायग्राम का जैव अकार्बनिक व अकार्बनिक भूरसायन माने जियोकेमिस्ट्री में एक विशेष महत्व है पॉरबॉक्स डायग्राम का। इसमें आगे एक चित्र बताया गया है जिसमें देखिए आप कि इस डायग्राम में देखिए आप कि पीएच और ई इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया गया है। एक्सिस पे आपको पीएच दिखाई दे रहा है। पॉरबॉक्स डायग्राम अपन पहले पढ़ भी चुके हैं। और वाई एक्सिस के ऊपर ई अपचयन विभव ये शो किए हुए हैं। अब प्राकृतिक जल में पीएच तथा ई की सीमा दर्शाने वाला पॉरबॉक्स डायग्राम, जिसमें कि ऊपर वाली जो टूटी हुई रेखा है वो वायुमंडल के पास जल का संपर्क प्रदर्शित करती है। यानी कि वायुमंडल के पास में जो जल होता है, उस जल में किस तरह से पीएच और अपचयन विभव चेंज हो रहा है, उस चीज़ को ये डॉटेड लाइन पूरा बताती है। इसमें क्या बता रखा है? वायुमंडल के पास जल का संपर्क प्रदर्शित, जो कि ऑक्सीजन के 20 किलो पास्कल आंशिक दाब के संगत है। कितना है? 20 किलो पास्कल आंशिक दाब है वहाँ पे, इसके संगत है। तो वर्षा का जल वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण दुर्बल अम्लीय हो जाता है। जब पानी ऊपर से आता है, पानी जब नीचे आके ज़मीन पे गिरता है बारिश का, तो वायुमंडल में क्या होती हैं? बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर लेता है? पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के कारण जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? H3O प्लस कार्बोनिक आयन HCO3-। इसमें आप देखिए पीछे रिएक्शन दी हुई है, CO2 प्लस ट्वाइस H2O, H3O प्लस और HCO3-, इस तरह से रिएक्शन होती है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? वो जल अम्लीय हो जाता है, दुर्बल अम्लीय हो जाता है। किसी भी क्षेत्र के भू विज्ञान के आधार पर बढ़ता हुआ जल लगभग उदासीन होता है। नीचे जो बोलते हैं अपन ज़मीन के अंदर का जल है, वाटर टेबल जिसको कहा जाता है, वो जल जो है वो यदि ज़्यादा हो रहा है तो वो लगभग उदासीन होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल जो है वो दुर्बल क्षारीय होता है, ऊपर से जो आ रहा है वो दुर्बल अम्लीय होता है। तो जैसे जैसे वाटर टेबल नीचे का बढ़ता चला जाएगा, पानी ज़्यादा होता जाएगा, उसमें उदासीनता होती चली जाएगी। खुला जल कभी भी कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बफर निकाय की उपस्थित होने के कारण अधिक क्षारीय होता है। खुला पानी क्या हो जाता है?
कार्बोनेट ले लेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है वो। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के कारण HCO3 बनाएगा वो बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, pH इज़ ग्रेटर देन 9 होता है। तो pH इज़ ग्रेटर देन 9 होने के कारण क्षारीय हो जाएगा। सभी सतही जल में विलेय ऑक्सीजन के आंशिक दाब के कारण सतह पर जो जल होता है, सतह के ऊपर जो जल पाया जाता है, उस जल में आंशिक दाब के कारण यह ऑक्सीकारक होता है। झीलों तथा नदियों में जहाँ की कवक और पौधों की वृद्धि बहुत अधिक होती है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन काम में लेते हैं, तो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। हो जाने से क्या हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा। ऑक्सीजन कम होती है तो विभव कम हो जाता है, और जब विभव कम होता है तो ऐसे वातावरण में जहाँ वायुमंडल संपर्क नहीं होता है तथा जैविक क्रियाएं ज़्यादा हो रही हैं पानी के अंदर, धनात्मक विभव का मान सबसे कम हो जाएगा। इन परिस्थितियों में अनॉक्सी यानी कि एनएरोबिक जीवाणु जो होते हैं वो पनपने लग जाते हैं। क्या हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर भी कम है लेकिन वेजिटेशन ज़्यादा है, तो जैविक क्रियाएं तो हो रही हैं। तो ऑक्सीजन की कमी में भी ये लाइफ है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो एनएरोबिक या अनॉक्सी जीवाणु वहाँ पे ज़्यादा होने लग जाते हैं तथा विलेय ऑक्सीजन लगभग शून्य होती चली जाती है तथा वातावरण तीव्र अपचायक हो जाता है। इसी तरह यदि अपन दलदल की बात करें, दलदल में क्या होता है, दलदल के अंदर पौधे धीरे धीरे गलने लग जाते हैं। गल करके वो सारा एक बहुत ज़्यादा ऐसा बन जाता है बॉग्स टाइप का। तो गलने से क्या होगा, जल बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। जब पौधे उसमें गलते हैं तो जल किस तरह का हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। यानी कि सल्फर की प्रजातियों का जल की सीमा में, एक डायग्राम और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सल्फ़र की जितनी भी प्रजातियाँ हैं, वो सल्फ़र पाया जाता है मिट्टी में और सब जगह पौधों में। तो वहाँ पर जब वो इसमें जल के संपर्क में आती हैं या उसके सीमा में रहती है, तो पॉरबैक्स डायग्राम देखो कैसा होता है। इसमें अधिकांश पीएच तथा E0 की सीमा में सल्फेट आयन एक प्रभावी प्रजाति के रूप में रहता है। आपको इसमें दिख भी रहा होगा, SO4 2- ने काफ़ी सारा एरिया कवर किया हुआ है। SO4 2- तो सल्फेट आयन बहुत ज़्यादा उसमें पाया जाता है। हाइड्रोजन सल्फेट चूँकि एक प्रबल अम्ल का संयुग्मिक क्षार है, हाइड्रोजन सल्फेट प्रबल अम्ल यानी कि H2SO4 का है। केवल pH 2 के नीचे इसको वरीयता मिलती है। इसको मिलती है हाइड्रोजन सल्फेट, चूँकि एक प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार है, तो pH 2 के नीचे ये पाया जाएगा। आप देखो pH 2 के नीचे क्या है, HSO4 एक वर्टिकल लाइन आपको ऊपर दिखाई दे रही है लेफ्ट में, तो pH 2 के नीचे सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इसके बाद यह परिस्थिति खानों में मिलती है। कहाँ मिलती है, खान जो अंडरग्राउंड खाने खोदते हुए जाते हैं, और उस जगह पर जो होता है वो सारा सल्फेट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ आयरन डाइसल्फाइड के ऑक्सीकरण के कारण अम्लीय वातावरण बन जाता है। तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्रबल क्षार उसका, क्योंकि एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का संयुग्मी क्षार है, अतः ये वहाँ पे काफ़ी पाया जाता है। अब आयरन डाइसल्फाइड जो होता है वो किस तरह से उसको करता है, देखिए FeS2 ठोस ऑक्सीजन के साथ मिलके और वाटर के साथ मिल करके फेरस हाइड्रोक्साइड ठोस H3O+ HSO4- अधिकांश पीएच की परिसीमा में अच्छा अपचायक वातावरण है, जैसे कि दलदल में सल्फेट आयन को सल्फर तत्व में रूपांतरित कर देता है। इसी तरह SO4 2- क्या हो गया, 8H+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सल्फर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो जब आयरन जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है तो आयरन सल्फाइड आपस में, सल्फर चूँकि ज़मीन में पाया ही जा रहा है, आयरन यदि उसके साथ मिलेगा तो वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड बना लेगा, आयरन हाइड्रोक्साइड। तो जब आयरन और हाइड्रोक्साइड आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, H3O+, यहाँ पे एसिडिक हो गया। इसी तरह यदि सल्फर डाइऑक्साइड का यदि अपन देखते हैं तो 8H+ हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर बन गया। और ये तो पीएच की परिसीमा में ज़्यादातर पीएच पूरा एरिया अपना क्या ले लेता है, अपचायक वातावरण, जैसे कि दलदल में सल्फेट आयन को सल्फर तत्व में रूपांतरित कर देता है। सल्फेट आयन को किस में चेंज कर दिया, सल्फर को, ये आप देख भी रहे हो ग्राफ में पीछे बताया गया है कि SO4- जो है वो नीचे आकर के किस में चेंज हो गया, सल्फर में चेंज हो गया, यानी कि पूरा
खाली सल्फर प्योर आपके उसमें मिल जाएगा। अब क्या होता है, प्रबल अपचयन विभव होने पर सल्फर आगे हाइड्रोजन सल्फाइड में अपचयित हो जाता है। चूँकि यहाँ पर अपचायक वातावरण मिल रहा है, पूरा अपचायक वातावरण होने के कारण सबसे ऊपर तो क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फर जो होगा फिर वो H2S में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपचयन विभव बहुत ज़्यादा है, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो जाएगा। सल्फर प्लस H आयन गिव्स 2 हाइड्रोजन सल्फाइड, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 H2S मिल जाएगा। और केवल क्षारीय परिस्थितियों में ही हाइड्रोजन सल्फाइड आयन का अस्तित्व होता है। H2S प्लस OH आयन, HS माइनस और H2। तो ऊपर से अपन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो आप देखो जहाँ जहाँ 2 pH को देखो 2, 4, 6 तक तो आपको दिख रहा है HSO4, SO4 2 माइनस, S और H2S मिलते चले जा रहे हैं। पर जैसे जैसे अपन 8 के आगे जाएंगे तो HS माइनस बन जाता है, यानी कि क्षारीय परिस्थिति में क्या होता है, H2S कन्वर्ट इनटू OH के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेगा, वो HS आयन बना लेगा। इस तरह से ज़मीन के अंदर जो पूरा पीएच और इलेक्ट्रो अपचयन विभव के या पॉरबैक्स डायग्राम है वो इस तरह से शो होता है। तो पॉरबैक्स डायग्राम का जो यूज़ है वो जियोलॉजी और जियोकेमिस्ट्री में भी काफ़ी होता है। अब ये आपका सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऑक्सीकरण अपचयन। पहला चैप्टर अपन ने करा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस सेकंड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।